अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। ऑपोजिशन तल्ख बयानात और इल्जामात के बाद अब फायर फाइटिंग की कोशिशें कर रही है। आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजल रहमान में राबता हुआ है। नून लीग और पीपल्स पार्टी की आला क़यादत ने पार्टी रहनुमाओं को इख्तलाफी मामलात पर बयानात देने से रोक दिया है और अब पीपल्स पार्टी ने फैसला किया है कि वो 26 मार्च को जुम्मे को मरियम नवाज की नैब में पेशी के मौके पर शरीक होगी। कमरुज़्ज़मा कायरा खुद पीपल्स पार्टी के काफिले की क़यादत करेंगे। खुद मरियम नवाज ने आज बयान दिया कि उनका बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ कोई इख्तलाफ नहीं, मगर सवाल अपनी जगह बरकरार है कि बयानात से जो नुकसान हो गया, क्या अब पीडीएम डैमेज कंट्रोल कर पाएगी? क्योंकि इख्तलाफात अपनी जगह बरकरार हैं। पीपल्स पार्टी ये तवक्को कर रही थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उसे रिलीफ मिल जाएगा और यूसुफ रजा गिलानी चेयरमैन सेनेट बन जाएंगे और सेनेट में अपोजिशन लीडर का तनाज़ा हल हो जाएगा। मगर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी की चेयरमैन सेनेट के इंतखाब से मुताल्लिक दरख्वास्त नाकाबिले समात करार दे दी है और कहा है कि अक्सरियत है तो पीडीएम ना सिर्फ चेयरमैन सेनेट को हटा सकती है बल्कि गिलानी साहब को चेयरमैन भी बना सकती है। अदालत ने यूसुफ रजा गिलानी के वकील फारूक एच नाइक से दो अहम सवालात पर मामलत चाही। एक ये कि चेयरमैन सेनेट का इंतखाब दुरुस्त होने पर सवाल उठाया जा सकता है, दूसरा ये कि अदलिया को बीच में लाए बगैर दरख्वास्त गुजार के पास कोई आईनी रास्ता है या नहीं। फारूक नाइक की दलील थी कि दरख्वास्त गुजार ने इंतखाब के जिस तरीके पर एतराज किया है वो आर्टिकल 69 के ज़मरे में नहीं आता। उन्होंने ये दलील भी दी कि इस मुबैना गलती की इस्लाह का तरीका आइन में मौजूद नहीं है। यानी अदालत के सामने जवाब देने के लिए दो बुनियादी सवालात थे। एक ये कि क्या आर्टिकल 69 लागू होता है या नहीं, दूसरा ये कि क्या दरख्वास्त गुजार के पास कोई और कानूनी रास्ता मौजूद है या नहीं। अब ये वाज़ेह रहे कि आइन के आर्टिकल 69 के मुताबिक पार्लियामेंट की कोई भी कार्रवाई अदालत में ज़ेर समात नहीं आ सकती। और अदालती फैसले के मुताबिक पहले सवाल के जवाब में जस्टिस अतर मिनल्ला ने सुप्रीम कोर्ट के 1970 और 2012 के फैसलों का हवाला देते हुए लिखा कि आर्टिकल 69 की शिक 1 और 2 के ज़मरे में आने वाले इकदामात का जायजा अदालत नहीं ले सकती। पार्लियामेंट के 2012 के रूल्स के तहत चेयरमैन सेनेट का इंतखाब वाज़ेह तौर पर आर्टिकल 69 के ज़मरे में आता है, लिहाजा अदालत की मुदाखलत नहीं बनती। फैसले में लिखा गया है कि पार्लियामान की कार्रवाई के दुरुस्त होने पर अगर अदलिया सवाल उठाने की कोशिश करती है तो ये पार्लियामान के वक़ार और आज़ादी को नज़रअंदाज करने और आला तरीन आइनी और अदालती इदारों को बेजा तनकीद के रहमो करम पर छोड़ने जैसा होगा। अदलिया की जानिब से पार्लियामानी कार्रवाई की हुदूद में कदम रखने के नताइज होंगे जिनसे अवामी मुफाद मुतासिर होगा। इससे न सिर्फ आला तरीन आइनी अदालती इदारे के तकद्दुस में कमी आएगी बल्कि पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी, आज़ादी और वक़ार में भी कमी होगी। साथ ही साथ इसके असरात अदलिया पर भी पड़ेंगे जिसे सियासी नोयत के हामिल मुकदमात सुनने पड़ेंगे। अदालत ने लिखा कि चेयरमैन सेनेट का इंतखाब इंतजामी मामला नहीं है बल्कि वाज़ेह तौर पर ऐवान बाला की एक बाज़ाब्ता अंदरूनी कार्रवाई है, लिहाजा ये पूरा अमल हाई कोर्ट के दायरा इख्तियार से बाहर है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने लिखा कि अगर ऐसा ना भी होता तो भी अदालत शायद एहतियात ही करती, क्योंकि मामला पार्लियामान की आज़ादी, वक़ार और बालादस्ती का है। दोनों ऐवानों की बनावट और मर्तबे की नोयत अदालत को ये बावर कराती है कि पार्लियामेंट मुश्किल और पेचीदा तरीन मामलात अदलिया को बीच में लाए बगैर हल कर सकती है, लिहाजा यह दरख्वास्त काबिल समात नहीं है। दूसरे सवाल का जवाब देते हुए अदालत ने लिखा कि दरख्वास्त गुजार के बकौल पीडीएम के उम्मीदवार को सेनेट में अक्सरियत की हिमायत हासिल है। इससे ये वाज़ेह होता है कि अक्सरियत न सिर्फ मौजूदा चेयरमैन सेनेट को हटा सकती है बल्कि दरख्वास्त गुजार को मुंतखब भी कर सकती है। इस सूरत में दरख्वास्त गुजार के पास एक जमहूरी और आइनी रास्ता मौजूद है। इस तरीके से न सिर्फ उन्हें सेनेट में अक्सरियत की हिमायत मिलेगी बल्कि पार्लियामेंट की आज़ादी और वक़ार में भी इजाफा होगा। ये अदालत मुतमईन है कि दरख्वास्त गुजार के पास ये साबित करने के लिए आइनी तरीका मौजूद है कि 7 सेनेटर्स ने उसी को वोट दिया। इन हालात में आर्टिकल 69 को मद्देनजर रखते हुए अदलिया एहतियात का मुजाहरा करेगी। इन वजूहात की बिना पर ना तो दरख्वास्त काबिल समात है और ना ही अदालत अपने गैर मामूली इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए नोटिस जारी करेगी। दरख्वास्त मुस्तरद की जाती है और अदालत ये तवक्को रखती है कि पार्लियामान के वक़ार, सालमियत और आज़ादी को बरकरार रखने के लिए मुंतखब नुमाइंदे और सियासी क़यादत अदलिया को बीच में लाए बगैर आइन के दायरे में रहते हुए तनाज़ात को हल करेंगे। अदालती फैसले पर पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का रद्द-ए-अमल सामने आया है। उनका कहना है कि हमारी पार्टी आइन और पार्लियामान की बालादस्ती में यकीन रखती है, लेकिन पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग अमल को पार्लियामानी कार्रवाई करार नहीं दिया जा सकता। यूसुफ रजा गिलानी ने प्रिजाइडिंग अफसर के इस फैसले को चैलेंज किया था जो उसने सेनेट के पोलिंग स्टेशन में दिया था। ये पार्लियामानी कार्रवाई नहीं थी। पीपल्स पार्टी कानूनी दरवाज़ा खटकाएगी और मयसर फोरम्स पर यह मामला उठाएगी। पीपल्स पार्टी को तो अदालत से रिलीफ आज नहीं मिला, मगर नून लीग की रहनुमा मरियम नवाज को आज अदालत से रिलीफ मिला।
आज लाहौर हाई कोर्ट ने उन्हें रायविंड इराजी केस में 12 अप्रैल तक हिफाजती जमानत दे दी है। अदालती समाअत के बाद मीडिया से बात करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि अब इमरान खान की हुकूमत मुश्किल में आई है, उनकी किश्ती डूब रही है। नैब को मौका नहीं दिया जाएगा कि इमरान खान की डूबती हुई किश्ती को बचाए। अब अगर इमरान खान की हुकूमत मुश्किल में आई है, उसकी कश्ती डूब रही है, तो नैब को ये मौका नहीं दिया जाएगा कि इमरान खान की डूबती कश्ती को बचाए, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करे। इनके इंतकाम को रोकना भी है, उसका मुकाबला भी करना है और इस दफा इनके लिए आसान शिकार नहीं बनना। अगर इमरान खान घर ना जा रहा होता तो मरियम नवाज को नैब बुलाने की जरूरत न पड़ती। आज की अदालती कार्रवाई और मरियम नवाज के बयान पर हमने नैब के तर्जुमान को मौक़िफ़ के लिए दावत दी तो उन्होंने कहा कि यह मामला अदालत में ज़ेर समाअत है। अगली समाअत में नैब अपना जवाब पेश करेगा। इस मामले में क़यास राइयों से गुरेज किया जाए। इसके अलावा मरियम नवाज ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी से कोई इख्तिलाफ नहीं, पीपल्स पार्टी की अपनी और नून लीग की अपनी हिकमत अमली है। कोई इख्तलाफात नहीं है, वो पॉलिटिकल पार्टी है, उनकी अपनी स्ट्रैटेजी है, हमारी अपनी स्ट्रैटेजी है। कुछ कॉमन गोल्स हैं जिससे हम पीडीएम में इकट्ठे हैं और सियासत में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। बिलावल से मेरा एक अच्छा ताल्लुक है और मैं नवाज शरीफ की बेटी हूँ। मैं रवादारी की सियासत और ताल्लुकात को निभाना जानती हूँ, इसलिए मैं कुछ नहीं कहना चाहती। इसके अलावा आज मौलाना फजलुर रहमान और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी में राब्ता भी हुआ। जियो न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि उम्मीद है पीपल्स पार्टी पीडीएम के मुश्तरका फैसलों का एहतराम करेगी। दोनों रहनुमाओं ने तमाम मामलात मिलजुल कर हल करने पर इत्तफाक किया, मगर हुकूमत अब भी ये समझती है कि पीडीएम गैर मौसर हो चुकी है। वफाकी वजीर शेख रशीद ने आज मीडिया से बात करते हुए दावा किया कि पीपल्स पार्टी इस्तीफा नहीं देगी। 26 तारीख ये सारी कौम देख लीजिएगी कि ये अपने खाड़े में ही दंगल करने जा रहे हैं और इन्होंने कोई कॉल नहीं दी। रोज शहबाज शरीफ तारीखों पे जाता है, हमजा तारीखों पे जाता है। ये अपनी शो ऑफ पावर इमरान खान को नहीं दिखा रहे, ये पीपल्स पार्टी को दिखाना चाह रहे हैं। और ये जो मर्जी कर ले, पीपल्स पार्टी वो इस्तीफे नहीं देगी। करना इन्होंने लॉन्ग मार्च है जिसकी रिहर्सल 26 को करके देख लें। पीडीएम तो टैंटा फिश हो चुकी है। आपने 10-11 पार्टियां बनाई हुई है। मैं 500 रुपए इनाम दूंगा अगर 11 पार्टियों का कोई नाम साफ ही बता दे। हुकूमत पूरा एतमाद है और आज मौलाना फजलुर रहमान और आसिफ जरदारी की बातचीत के नतीजे में जो सीज़ फायर हुआ है वो क्या सिर्फ 4 अप्रैल तक के लिए है। बात करेंगे एहसन इकबाल साहब नून लीग से मौजूद होंगे और उसके बाद कमरुज़्ज़मा कायरा साहब पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन करेंगे। एहसन इकबाल साहब बहुत शुक्रिया। एहसन इकबाल साहब डैमेज कंट्रोल की कोशिश तो हो रही है मगर जो होना था वो हो गया। बड़े शदीद किस्म के बयानात एक दूसरे के बारे में दे दिए गए। जो आप निज़ाम बदलने की बात करते हैं पीपल्स पार्टी पर, आप उसी निज़ाम के साथ बैकडोर राब्तों का और एक मुतबादिल बनने का इल्ज़ाम लगाते हैं। पीपल्स पार्टी आपके माजी पर इशारा दे देती है जो कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने दिया और मरियम नवाज ने उनके बारे में दिया। तो ये जो शक है ये इस पर 4 अप्रैल तक ही दूर हुआ है ना। पीपल्स पार्टी इस्तीफा नहीं देगी, आप फिर कहेंगे कि ये मुतबादिल है। देखिए, मैं समझता हूं कि इस वक्त हर पार्टी अपनी अपनी हिकमत अमली तय करने में आज़ाद है, लेकिन जो अवामी शऊर बेदार हो चुका है, जो अवाम की तवक्कुआत हैं, और मेरा ख्याल है कि जो नवाज शरीफ साहब और मुस्लिम लीग नून का बयानिया है और जो पीडीएम का बयानिया है, इसको अक्रॉस द बोर्ड तमाम सिविल सोसाइटी में, नौजवानों में बहुत पजीराई मिल चुकी है। और अब इस पीडीएम के बयानिए पे और उस डेक्लेरेशन से पीछे हटना किसी के लिए मुमकिन नहीं है। जो भी इससे पीछे हटेगा, चाहे वो हम हटें चाहे कोई और हटे, उसके ऊपर इतना बड़ा मलबा होगा इस गलती का कि वो उसे सियासी तौर पे बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि पाकिस्तान जिस मुकाम पे खड़ा है, जो तबाही के धाने हम पहुंच चुके हैं, हर जमहूरी पार्टी का फ़र्ज़ है कि वो अपनी जिम्मेदारी को महसूस करे और बजाय एक दूसरे को नीचा दिखाने के हमें उस निज़ाम को नीचा दिखाना है जिसने 73 साल से पाकिस्तान के पोटेंशियल को होस्टेज बनाया हुआ है, वो चलने नहीं दे रहा, हमें इंटरनली डिस्टेबलाइज रखा हुआ है। तो मेरा ख्याल है कि शायद इंशाल्लाह उम्मीद है कि जो अवामी दबाव है सब जमातों के ऊपर, कोई भी जमात पीडीएम से खुल्लम खल्ला बगावत करना अफोर्ड नहीं कर सकेगी और हम सब उस तारीखी किरदार का शऊर रखेंगे। उसके लिए आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा पीपल्स पार्टी को कि इस्तीफों के नतीजे में ये हुकूमत गिरेगी और आपका गेन ज़्यादा बड़ा होगा, क्योंकि नए इलेक्शन में के बाद आपको ज़्यादा हुकूमत में हिस्सा मिलेगा, सिर्फ सिंध हुकूमत नहीं मिलेगी। और वो आप आज तक नहीं कन्विंस कर पाए हैं, तो 4 अप्रैल को तक कैसे कन्विंस कर लेंगे पीपल्स पार्टी को? देखिए, मैं समझता हूं कि जो पीडीएम के अंदर जमातें हैं और बिलखसूस 9 जमातें हैं जो मुत्तफिक हैं इस्तीफ़ा देने पे,
इनमें से कोई एक जमात ऐसी नहीं है कि जिसको आप लाइट वेट कह सकें। इनकी अशरों के ऊपर, डेकेड्स के ऊपर मुहित पॉलिटिकल स्ट्रगल है। इन्होंने मार्शल लॉ का भी मुकाबला किया है, इन्होंने जमहूरियत की जद्दोजहद भी देखी है, इन्होंने कई कई साल इनके कायदीन जेलों में भी जा चुके हैं। ये सब आजमूदा हैं। इन्होंने इंतखाबात की सियासत भी देखी है, एहतजाज की सियासत भी देखी है। अगर वो 9 जमातें इस बात पर मुत्तफिक हैं कि तमाम ऑपोजिशन मिलकर अगर इन असेंबलियों से निकल जाए, 850 में से अगर 400 नशिस्तों से निकल जाए, तो फिर ज़िमनी इलेक्शन नहीं होगा, ये निज़ाम गिर जाएगा। और अगर उन 9 जमातों में उन 9 जमातों की बहुत कम सीटें हैं, आप ही की ज़्यादा हैं और पीपल्स पार्टी की ज़्यादा हैं, तो आप दोनों का स्टेक ज़्यादा है। आप दोनों में भी पीपल्स पार्टी का हुकूमत का स्टेक है, आपका नहीं है। तो 9 जमातें इतनी सिग्निफिकेंट है नहीं जितनी आप और पीपल्स पार्टी हैं। उसमें से अगर एक जमात नहीं मान रही है तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है। नहीं, देखिए ना, हमने तो इसका भी हल पेश किया है कि इस्तीफे मरहला वार दिए जा सकते हैं और पहले मरहले के अंदर कौमी असम्बली से तमाम अपोजिशन मुस्ताफ़ी हो जाए। और अगर कौमी असम्बली से 161 अपोजिशन के अरकान यकमुश्त मुस्ताफ़ी हो जाएंगे तो फिर हुकूमत वहाँ पर बाई इलेक्शन नहीं करा सकती। उससे ये निज़ाम एक रेत के किले की तरह गिरेगा और इसी से हुकूमत खाइफ है, ये निज़ाम को बचाने वाले भी खाइफ हैं कि सारी अपोजिशन मिलकर मुस्ताफ़ी ना हो जाए। मगर शरीफ साहब, कायरा साहब ने कहा कि उन्होंने जब पीडीएम में आपके सामने सवाल रखा कि अगर बाई इलेक्शन हो गया तो क्या करेंगे, हम हिस्सा लेंगे नहीं लेंगे, इन सवालों के जवाब थे नहीं आपके पास। उन्होंने ज़ाती तौर पर आपसे भी पूछा। इन सारे सवालों की अब मैं अंदर की बात नहीं रखना चाहता। इन सारी बातों पर तजावीज़ भी थी, बहस भी हुई है। मैं पीपल्स पार्टी का जो फैसला करने का हक है वो उसका एहतराम भी करता हूँ। उनकी मर्जी है कि वो 9 जमातों के साथ हाँ में हाँ मिलाएं या वो ना मिलाएं, ये 4 तारीख को वो फैसला करेंगे। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि अगर सारी अपोजिशन जमातें मिलकर इस निज़ाम पर जो अब आखिरी सांसें ले रहा है, ये पिट चुका है, ये फेल हो चुका है। देखिए मईशत की हालत देखिए, गवर्नेंस की हालत देखिए, पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा, उसका असर देख लें क्या हो चुका है। मगर ऐसे बात है, फिर 4 अप्रैल को अगर उनका इस्तीफे का फैसला नहीं आया तो फिर तो रास्ते अलग ही होंगे ना। नहीं, उसके बाद जब वो हमें मुतला करेंगे तो ये भी इत्तफाक हुआ है कि इसके बाद एक सरबराही इजलास होगा और उस सरबराही इजलास में फिर पीडीएम की लीडरशिप जो भी अगला लायामल है वो तय करेगी। लेकिन ये बात मैं ज़रूर कहूँ कि ये नहीं हो सकता कि एक जमात असेंबलियों के अंदर बैठी रहे और बाकी जमातें मुस्ताफ़ी हों ताकि उसके ज़िमनी इलेक्शन के अंदर कोई और लोगों को मुतबादल पेश किया जाए। तो इस्तीफे तभी मुअस्सर होंगे जब सारी ऑपोजिशन मिलकर मुस्ताफी होगी। यानी कि तय हो गया ना, पीपल्स पार्टी इस्तीफा नहीं देगी तो आप लोग भी इस्तीफा नहीं देंगे, क्योंकि आपको ये डर है कि वो पंजाब में बाई इलेक्शन में पीपल्स पार्टी हिस्सा ले रही होगी, पीपल्स पार्टी बामुकाबला तहरीक इंसाफ हो जाएगा, आप लोग पीछे रह जाएंगे। नहीं, ये देखिए ना, हर जमात का हक है कि वो अपने मफाद को देखे। मुस्लिम लीग नून के अंदर ये सोच बहुत वाज़े है कि अगर एक जमात या पीपल्स पार्टी इस्तीफ़ा नहीं देती तो हमें दूसरी जमातों के लिए मुतबादल बनने के लिए अपनी नशिस्तों को हम खुला तो नहीं छोड़ सकते। हम भी सियासी शऊर रखते हैं, हमें भी नफ़ा नुकसान का पता है। इसीलिए हम समझते हैं कि हमें अपने जमाती नफ़ा नुकसान से बढ़कर इस वक्त इस मुल्क के निज़ाम को ठीक करना है और उसके लिए एक ही हल है कि सारी अपोजिशन मुत्तहिद होकर एक ज़रबे कारी लगाए इस निज़ाम पे, तो ये गिर सकता है। और अगर हम मुत्तहिद ना हुए तो फिर तारीख हमेशा हमें मुलामत करेगी कि हमने क्यों नहीं मुत्तफिक और मुत्तहिद होकर फैसले किए। बहुत शुक्रिया। हसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे, पीपल्स पार्टी का, और मौलाना फजलुर रहमान की जमात का मौक़िफ़ मालूम करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ मौलाना गफूर हैदरी साहब मौजूद हैं, जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा इस्लाम फे। बहुत शुक्रिया हैदरी साहब। साहब, आज मौलाना फजलुर रहमान का सिद्दीकी साहब का रब्ता हो गया, बयानबाजी से भी रोक दिया गया। जुमे के दिन पीपल्स पार्टी आप लोगों के साथ मरियम नवाज साहिबा की जो नैब की पेशी है उसमें भी मौजूद होगी काफिले की सूरत में, मगर जो डैमेज होना था वो हो नहीं गया और ये 4 अप्रैल तक का ही डैमेज कंट्रोल है क्योंकि पीपल्स पार्टी ने इस्तीफा देना नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की और बड़ा अच्छा सवाल उठाया। यकीनन आर्जी तौर पे तो नुकसान हुआ है, लेकिन इस नुकसान की तलाफ़ी जिस तरह मौलाना फजलुर रहमान साहब कर रहे हैं, ज़रदारी साहब से भी उन्होंने बात की, मियाँ नवाज़ शरीफ साहब से भी बात की, मरियम नवाज़ साहब से भी मुलाकात की, और उनकी पूरी कोशिश है कि ये जो बयानबाजी शुरू हुई है
ये रुक जाए, और अल्लाह के फजल करम से, और आपने अभी बताया कि ये बयानबाजी रुक भी गया है, तो इंशाल्लाह आगे अच्छे तवक्कुआत हैं कि हम मिलकर इंशाल्लाह चलेंगे। मगर मौलाना तो खुद काफ़ी नाराज़ थे, उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर चले गए, फिर बयान दिया कि पीपल्स पार्टी का रवैया गैर जमहूरी है। तो क्या मौलाना का अपना गुस्सा ठंडा हो गया है और पीपल्स पार्टी से उम्मीद पैदा हो गई है? देखिए, गुस्सा तो तकरीबन उस दिन सबको आ रहा था, मगर एक बड़े मकसद को हासिल करने के लिए गुस्से को ठंडा भी करना पड़ता है। मौलाना साहब, आपको पता है, एक दूरंदेश ज़ीरक इंसान है, और ये उनका कमाल है कि 10 जमातें जो मुख्तलिफ़ नज़रियात के हामिल हैं उन सब को लेकर चल रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ये जो इख्तिलाफ़ राय पैदा हुई है, इस पर भी वो बड़ी अच्छी हिकमत के साथ कामयाब हो जाएंगे इंशाअल्लाह। मगर आप 9 जमातें भी इस बात पर गौर करेंगी कि बगैर इस्तीफ़ों के आगे बढ़ा जाए, पीपल्स पार्टी की बात मान ली जाए जैसे माजी में मानी गई, या आप लोगों का फैसला हतमी रहेगा? शाहज़ाद, देखिए, मैं समझता हूँ कि बाज़ बातें ऐसी हैं कि सब ने की है। जैसे कि बिलावल भुट्टो साहब ने फरमाया था कि लॉन्ग मार्च में फिर हम बम फाड़ देंगे, एटम बम फटेगा। तो अब एटम बम क्या हो सकता है? ज़ाहिर है कि आखिरी ऑप्शन जो है वो इस्तीफ़ों का है, और इस्तीफ़ों से ही कप्तान को बड़ा धचका लगेगा, और मैं समझता हूँ कि वही एक धचका होगा या बम धमाका होगा जिससे कप्तान साहब जो है वो रुस्खत हो जाएंगे। बिलावल साहब ने कहा कि इस्तीफे हमारे एटम बॉम्ब होंगे, मगर 4 अप्रैल को अगर पीपल्स पार्टी इस्तीफों के लिए नहीं मानती तो आप वहीं खड़े होंगे जहां आज मौलाना और जरदारी साहब की फ़ोन कॉल से पहले खड़े थे, या दरमियान का कोई रास्ता निकाल लेंगे? अल्लाह न करे कि ऐसा हो, लेकिन हमें बहरहाल 4 अप्रैल का इंतज़ार है, और पीपल्स पार्टी भी यकीनन सर जोड़ के इस पर गौर करेगी, क्योंकि इसमें ये ऑप्शन भी है कि पहले कौमी असम्बली से इस्तीफ़ा दिया जाए। अगर उससे हमारा मसला हल होता है तो हम सूबों को हाथ नहीं लगाएंगे, लेकिन अगर कौमी असम्बली से मसला हल नहीं होता तो दूसरा ऑप्शन फिर सूबा असम्बलियों का होगा। लेकिन ये आज या कल हमें बहरहाल करना पड़ेगा, और पीपल्स पार्टी को इस पर इंशाअल्लाह आना पड़ेगा, आना चाहिए। बहुत शुक्रिया गफूर साहब की राय आपने सुनी। पीपल्स पार्टी क्या सोच रही है, कमरुज़्ज़मा कायरा साहब हमारे साथ मौजूद होंगे एक ब्रेक के बाद। और पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमरुज़्ज़मा कायरा साहब मौजूद है। कायरा साहब, बहुत शुक्रिया। कायरा साहब, आज सीज़ फायर हुआ है, मौलाना फजल रहमान और जरदारी साहब का राब्ता हुआ, बयानबाजी से रोका गया है। कल आप जो मरियम नवाज़ की पेशी है परसों जुमे के दिन, आप भी उसमें काफिला पीपल्स पार्टी का मौजूद होगा जिसको आप लीड करेंगे। मगर हमारी बात हो रही थी हसन इकबाल साहब से भी, गफूर हैदरी साहब से भी, उम्मीद यही है उनकी कि 4 अप्रैल को आप इस्तीफे का फैसला करेंगे। तो ये सीज़ फायर 4 अप्रैल तक ही है, क्योंकि बड़ा मुश्किल है कि पीपल्स पार्टी इस्तीफों के लिए मानेगी, चाहे वो कौमी असम्बली से हो। देखिए शाहजेब साहब, 4 अप्रैल को तो जो फैसला होना है वो तो सीसी करेगी, और हमने इससे पहले भी जो फैसले किए वो अच्छे फैसले साबित हुए। अभी तवक्को यही करनी चाहिए, लेकिन हमें तवक्को तो ये है कि 4 अप्रैल तक नहीं, हमने तो इस हुकूमत के जाने और उसके बाद इस मुल्क को स्टेबलाइज करने तक इस सारे सिस्टम में चलना है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो गिलानी साहब की चेयरमैन सेनेट की इस्तदा है वो मुस्तरद जो की है, उसमें यही कहा है कि जी अगर आप अदम एतमाद ले आइए और चेयरमैन सेनेट बना लीजिए, अगर 7 वोट आप ही के थे, आपको यकीन है, तो फिर आप पहले इससे इब्तिदा करेंगे। देखिए, पहली गुजारिश तो ये है कि मुझे तो बड़े अदब के साथ अदालत का एहतराम भी है, लेकिन ये समझ नहीं आई कि एक तरफ आपके पास गए थे कि ये एक जेल साजी हुई है, एक डाका पड़ा है और इस डाके को रोकिए, इसका फैसला कीजिए। अदालत कहती है कि नहीं, ये डाका नहीं है, जैसे भी हो गया हम इस डाके को डाका डिक्लेयर नहीं कर सकते, लेकिन आप जाके कोई और रास्ता जो है अदम एतमाद वाला वो अडॉप्ट करके देख लीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि पहले हम उनको लेजिटिमेट माने, फिर उसके खिलाफ अदम एतमाद करें। हम एक शख्स को मानते ही नहीं है कि वो जेन्युइन है, हम कहते हैं कि एक डाका पड़ा है, सारी कौम कहती है, सारा मीडिया कहता है, रूल्स ऑफ प्रोसीजर कहते हैं, और अगर अदालत की बात बिल्कुल दुरुस्त है, अल्लाह करे, लेकिन उसका मतलब ये हुआ कि कल अगर कोई शाहजेब साहब
पार्लियामान के किसी फ्लोर पे बैठे वहां कोई ऐसा कानून पास कर दिया जाता है कि कमर जमान अगर असेंबली में आए तो असेंबली के गेट के ऊपर इसको फांसी लटका दो, तो अदालत उसमें इंटरवीन नहीं करेगी पार्लियामान के मामलात में, और पुलिस भी वहां नहीं आएगी क्योंकि वो पार्लियामेंट का मामला है। तो क्या ऐसा है कि जराइम हो जाए तो इंटरवेंशन नहीं होगी, वहां डाका पड़ जाए तो इंटरवेंशन नहीं होगी, वहां जुर्म हो जाए तो इंटरवेंशन नहीं? क्या ये भी है? बातें आपने जितनी की उसमें जाहिर है आइन और कानून में उन तमाम चीजों के रास्ते मौजूद हैं, मगर आपकी तो ये शिकायत रही है कि पार्लियामान के काम में और एग्जीक्यूटिव के काम में अदालतें मुदाखलत करती रही इफ्तिखार चौधरी साहब के जमाने में, और आपको हुकूमत करने में भी बड़ी मुश्किल हुई और कानून साजी में भी। तो अगर एक नई रिवायत कायम की जा रही है कि जी पार्लियामेंट खुद अपना रास्ता बनाए, तो ये एक अच्छी बात नहीं है? और आइन का आर्टिकल 69 इजाजत नहीं देता अदालत को, अदालत के मुताबिक। सवाल ये है कि अदालतों ने कौन कौन से फैसले नहीं दिए हुए, और हम अपनी दाढ़ी किसी और के हाथ में नहीं देना चाहते, लेकिन अगर एक जुर्म हुआ है और क्लियर कट हुआ है और वाज़ेह तौर पर डकैती है और अदालत सिर्फ ये जवाब दे कि जी ये है तो ज्यादती डाका है, इसकी रेमेडी ये नहीं है आप अदम एतमाद में चले जाएं। अदम एतमाद का मतलब है कि हम उनको पहले लेजिटिमेट माने और फिर हम उनके खिलाफ अदम एतमाद का वोट लाएं। मगर कायरा साहब, जो आपकी अदम एतमाद की बात है, क्योंकि कौमी असेंबली में तो अक्सरियत है नहीं आप लोगों के पास, पंजाब असेंबली में भी नहीं है आपके पास, तो कम से कम सेनेट में तो अगर 7 वोट आप ही के थे तो आपके पास अक्सरियत है, तो कम से कम अपनी जो सियासी पोजीशन है वो तो आप दुरुस्त साबित कर सकते हैं नून लीग और इत्यादियों के सामने, पीडीएम के सामने। ये बात का इशू है। सवाल ये है कि अदालत में हम अक्सरियत लेके नहीं गए थे, अदालत में हम एक जुर्म लेके गए थे, अदालत फैसला करेगी जुर्म हुआ है कि नहीं हुआ, मगर अदालत ने पड़ा है कि नहीं पड़ा। मगर अदालत ने कहा ना इनका आर्टिकल 69 रोकता है अदालत को पार्लियामेंट की कार्रवाई में मुदाखलत करने से। शाहजेब साहब, अदालत का हुक्म सारा आंखों पे, लेकिन इस मुल्क की अदालतें 1973 के आइन को बिल्कुल 18वीं तरमीम को जो सारी असेंबली से कौमी असेंबली और सेनेट से यानी पार्लियामान से इत्तेफाक राय से पास हुई थी, उसको सुना गया, उसको चैलेंज किया गया, उसको सुना गया, 19वीं तरमीम को सुना गया। बहुत सारी दफात में हिज़्बा बिल चैलेंज हुए, कई चैलेंज हुए, और क्या नहीं हुआ, हेल्ड इन अबेस में रखा गया आइन। इन सारी चीजों पर तो आप मोतरिज रहे हैं। अब तो कोर्स करेक्शन करिए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के मुतादिद फैसले हैं जिसमें उन्होंने एग्जीक्यूटिव और पार्लियामान के मामलात में मुदाखलत से इज्तनाब किया है। अल्लाह करे शाहजेब साहब इस मुल्क की अदालतें तगड़े होके अपने स्फीयर में रहे। हम सारे इदारों को अपने अपने स्फीयर में रखते हैं, लेकिन पार्लियामेंट का फ्लोर जराइम की फैसले करने वाला फोरम नहीं है। वो जुर्म और गुनाह के फैसले के अंदर सजा देने वाला या सजा देने वाला फोरम नहीं है। तो आप फिर क्या सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज करेंगे फैसले को? जो भी अप्रोप्रिएट एक्शंस हैं जी, इंटर कोर्ट अपील भी है, सुप्रीम कोर्ट भी है। बहुत शुक्रिया कमरुज़्ज़मा कायरा साहब का मौक़िफ़ आपने सुना। प्रोग्राम एक ब्रेक शामिल करते हैं तो हम इस खबर में बात करेंगे। गुज़िश्ता माह पाकिस्तान और भारत के दरमियान लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर के मुआहदों की पासदारी के ऐलान के बाद अब एक और पेशरफ्त हुई है। गुज़िश्ता रोज़ यौम पाकिस्तान के मौके पर भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वज़ीर आज़म इमरान खान को खत लिखा है। खत में सबसे पहले यौम पाकिस्तान के मौके पर मुबारकबाद दी है और लिखा है कि पड़ोसी मुल्क के तौर पर भारत पाकिस्तानी अवाम से खुशगवार ताल्लुकात का ख्वाहिशमंद है, जिसके लिए एतमाद पर मबनी दहशतगर्दी और दुश्मनी से पाक माहौल ज़रूरी है। भारतीय वज़ीर आज़म ने कोरोना वबा से निपटने के लिए वज़ीर आज़म और पाकिस्तानी अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का भी इजहार किया। इसके अलावा गुज़िश्ता रोज़ भारतीय सदर ने भी पाकिस्तानी सदर आरिफ अलवी को यौम पाकिस्तान की मुबारकबाद का खत भेजा था, जबकि इससे पहले भारतीय वज़ीर आज़म ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान को कोरोना होने पर नेक ख्वाहिशात का इजहार किया था। पाक भारत ताल्लुकात के हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान का हालिया बयान भी अहम है। 17 मार्च को सिक्योरिटी डायलॉग की तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा था कि हम तो अपनी कोशिश करेंगे, लेकिन भारत को पहले कदम आगे बढ़ाना होगा और जब तक वो ऐसा नहीं करते हम आगे नहीं बढ़ सकते। जब मेरी गवर्नमेंट आई तो हमने पूरी कोशिश की हिंदुस्तान से कि हम अपने जो भी इश्यूज़ है, और हमारा इशू बेसिकली कश्मीरी एक ही इशू है, हम उसको कैसे डायलॉग के जरिए हल करें। यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल ने उनको राइट दिया है कि अपनी ज़िंदगी का फैसला खुद करें। अगर वो राइट देते हैं तो ये हिंदुस्तान के लिए भी उतना फ़ायदेमंद है जितना हम पाकिस्तान के लिए। तो सबसे ज़्यादा अगर गुर्बत को दूर करना है तो हमारी ट्रेडिंग टाइज़ और हमारी इकोनॉमिक टाइज़ स्ट्रॉन्ग हो, हमारी रीजनल कनेक्टिविटी बढ़े, हिंदुस्तान को फ़ायदा वो भी कनेक्ट हो जाते हैं सेंट्रल एशिया तक। सिर्फ एक इशू है जो हमें रोक के रखा हुआ है इस वक्त तक, और हम तो अपनी कोशिश करेंगे, लेकिन हिंदुस्तान को पहला कदम लेना पड़ेगा, क्योंकि 5 अगस्त के बाद अब जब तक वो पहला कदम नहीं लेते तो हम अनफॉर्चुनेटली आगे नहीं बढ़ सकते वहाँ।
वज़ीर-ए-आज़म के इस बयान के अगले दिन इसी फोरम पर बात करते हुए आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था कि माजी को दफन करके आगे बढ़ने का वक्त है, लेकिन बामायनी डायलॉग की बहाली के लिए भारत को साजगार माहौल बनाना पड़ेगा। Stable Indo-Pakistan relation is a key to unlock the untapped potential of South and Central Asia by ensuring connectivity between East and West Asia. The potential, however, has forever remained hostage to the disputes and issues between two nuclear neighbors. Kashmir dispute is obviously at the heart of this problem. It is important to understand that without the resolution of Kashmir dispute through peaceful means, process of subcontinental rapprochement will always remain susceptible to derailment due to politically motivated bellicosity. It is time to bury the past and move forward. But for resumption of peaceful process or meaningful dialogue, our neighbor will have to create conducive environment, particularly in Indian occupied Kashmir. इससे पहले 25 फरवरी को पाकिस्तान और भारत के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस का राब्ता हुआ था और दोनों ममालिक ने एक दूसरे के बुनियादी मामलात और तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने पर इत्तफाक किया था, जिनमें यह रुझान मौजूद है कि वह हमको मुतासिर करें और तशद्दुद की तरफ बढ़ें। इसके अलावा दोनों ममालिक ने लाइन ऑफ कंट्रोल और दीगर तमाम सेक्टर्स पर मुआहदों, समझौतों और जंगबंदी पर सख्ती से अमल पैरा होने पर इत्तफाक किया था। पाकिस्तान और भारत के दरमियान 2003 के सीज़ फायर मुआहदे की पासदारी के ऐलान को अमेरिका ने भी सराहा था, लेकिन इस राब्ते के पस मंज़र में होने वाली पेशरफ्त के हवाले से खबर रसा इदारे ब्लूमबर्ग में 22 मार्च को खबर शाया हुई। खबर के मुताबिक पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज़ फायर मुआहदे की बहाली दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात की बहाली की तरफ पहला कदम है, जिसके रोड मैप में मुत्तहदा अरब अमारात की आला शाही क़यादत ने किरदार अदा किया है। खबर के मुताबिक पाक भारत DGMOs के सीज़ फायर की बहाली के मुश्तरका एलामिया के ठीक 24 घंटे बाद मुत्तहदा अरब अमारात के आला सफ़ीर एक रोज़ा दौरे पर दिल्ली पहुंचे, जहां उनकी भारतीय वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात हुई। सरकारी एलामिया के मुताबिक मुलाकात में खित्ते और बैनुल-अक़वामी बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस मुलाकात में पाक भारत सीज़ फायर मुआहदे पर वापसी को मुत्तहदा अरब अमारात की तरफ से महीनों से कराई गई खुफिया बातचीत में अहम संग-ए-मील करार दिया गया। इस बात की तस्दीक सरकारी ज़राए ने नाम ज़ाहिर न करने पर की शर्त पर की। ज़राए का मज़ीद कहना था कि दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात की बहाली के दूसरे मरहले में पाकिस्तान और भारत अपने अपने सफ़ीरों को दोबारा तैनात करेंगे, जिन्हें तकरीबन 2 साल पहले भारत की जानिब से कश्मीर की 70 साला खुसूसी हैसियत ख़त्म करने पर एहतजाजन वापस बुलाया गया था। जबकि तीसरा और आखिरी मरहला, जो सबसे मुश्किल होगा, उसमें दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत की बहाली और मसला कश्मीर के दायमी हल के लिए मुज़ाकरात शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान इससे पहले भी ताल्लुकात की बहाली की कई कोशिशें की जा चुकी हैं, जो इलेक्शन से पहले के बयानिए में दम तोड़ जाती हैं। भारतीय सरकारी अफसर के मुताबिक इस बार भी कुछ मुख्तलिफ होने की उम्मीद कम ही है और दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात की बहाली सिर्फ सफ़ीरों के तबादले और तिजारत की बहाली तक ही महदूद रहेगी। ब्लूमबर्ग में शाया होने वाली इस खबर के अलावा 19 मार्च को सऊदी अरब के वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ारजा उमूर आदिल अल जुबैर का अरब न्यूज़ में एक इंटरव्यू शाया हुआ, जिसमें उनका कहना था कि सऊदी अरब खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए मुस्तकिल कोशिशें करता रहता है, यहाँ तक कि सऊदी अरब भारत और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी को कम करने की भी कोशिश कर रहा है। पाक भारत ताल्लुकात पर अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं, इस पर बात करने के लिए हमने वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को प्रोग्राम में शिरकत की दावत दी, मगर वो दस्तयाब नहीं थे। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। मुल्क भर में एक हफ्ते से रोज़ाना कोरोना के 3000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 3301 मज़ीद नए केसेस सामने आए हैं और मस्बत केसेस की शरह 8.6% तक पहुंच गई है। कोरोना के तेज़ी से फैलाव की वजह से NCOC ने आज के इजलास में मुल्क के बाज़ अज़ला में तालीमी इदारों को बंद करने का फैसला किया है। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि ऐसे अज़ला जहां कोरोना के केसेस की शरह ज़्यादा है, वहां तालीमी इदारे 11 अप्रैल तक बंद रखेंगे। स्कूल किन अज़ला में बंद करने हैं, इसका फैसला सूबे करेंगे। वज़ीर तालीम पंजाब डॉक्टर मुराद रास ने कहा कि लाहौर, रावलपिंडी, गुजरावाला, गुजरात, मुल्तान, सियालकोट, फैसलाबाद, सरगोदा और शेखुपुरा में तालीमी इदारे 11 अप्रैल तक बंद रहेंगे, जबकि दीगर अज़ला में मामूल के मुताबिक तालीमी सरगर्मियाँ जारी रहेंगी। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर तालीम शहराम तरक़ई ने कहा है कि सूबे के 10 अज़ला पिशावर, मर्दान, चारसदा, सवाबी, कोहाट, लोवरदीर, मालाकंड, सवात, नौशेरा और बुनेर में तमाम तालीमी इदारे बंद रखे जाएंगे। सिंध के वज़ीर तालीम सईद गनी का कहना है कि सिंध भर के तमाम तालीमी इदारे मामूल के मुताबिक खुले रहेंगे। अगर किसी भी तालीमी इदारे में कोरोना वायरस का कोई केस सामने आता है तो इस स्कूल या कॉलेज को बंद किया जाएगा, जबकि बलूचिस्तान भर के तमाम तालीमी इदारे मामूल के मुताबिक खुले रहेंगे। दूसरी तरफ पाकिस्तान खित्ते के दीगर ममालिक के मुकाबले में वैक्सीनेशन में अभी पीछे है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक श्रीलंका में हर 100 में से 3.9% अफराद को वैक्सीन लगाई गई है। इंडिया में 3.8% अफराद को और बांग्लादेश में 3% अफराद को वैक्सीन दी जा चुकी है, जबकि पाकिस्तान में सिर्फ 0.2% अफराद को कोरोना वैक्सीन दी गई है।
वैक्सीन की दस्तयाबी और कोरोना के फैलाव को रोकना हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज है। इस वक्त मुल्क में 60 साल से ज़ायद उम्र के अफराद को वैक्सीन लगाने का सिलसिला जारी है। वैक्सीन लगवाइए, मास्क पहनिए, एहतियात कीजिए और कोरोना से महफूज रहिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।